अगला जो पक्ष होगा उसमें हम लोग जानेंगे वोल्केनिसिटी एज ए डिजास्टरस फेनोमेना, यानी ज्वालामुखी को एक आपदाकारी कारक के रूप में मानकर, और तब हम इसका अध्ययन करते हैं। आइए अब हम इसके सबसे पहले टॉपिक, जो सब टॉपिक हम लोगों ने बनाया है, वोल्केनिसिटी एंड कंटिनेंटल फॉर्मेशन या कंटिनेंट फॉर्मेशन, तो यहाँ पर हम लोग ज्वालामुखी क्रिया एवं महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया से इसके संबंधों का यहाँ पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। यदि आप यूपीएससी या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी पीसीएस के संपूर्ण सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रकार के प्रश्नों को करने में सक्षम होना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज के सर्वाधिक लोकप्रिय विषय ज्योग्राफी ऑप्शनल के हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी कंसेप्चुअल और अप्लाइड सब्जेक्ट है और कंसेप्ट के बिना आपकी तैयारी अधूरी है। पूरे पृथ्वी के एक निश्चित क्षेत्रों में ही महाद्वीप की स्थिति है, यानी जो महाद्वीप है जिसको हम कंटिनेंट कहते हैं, ये कंटिनेंट नियर अबाउट 29% के आसपास ही इसका सरफेस एरिया है। अगर हम पूरे ग्लोब के सरफेस एरिया के कंटेक्स्ट में इसको हम देखेंगे, यहाँ पर महाद्वीप की अपनी एक विशेषता है जो महासागरों से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इसके रॉक स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो महाद्वीपीय शैलें यहाँ पर फेल्सिक रॉक्स हैं, यानी ग्रेनिटिक रॉक्स हैं। यहाँ पर ये सब सिलिकेट्स हैं और सिलिकेट्स में भी सबसे ज़्यादा इसकी प्रधानता फेल्सपार के रूप में है। तो इसकी जो शैल संरचना है, उसका संगठन है, ये महासागरीय शैलों से, जो ओशन बेसिन्स के या ओशन फ्लोर की जो रॉक्स हैं, उनसे इसको अलग कर देते हैं। और यहाँ पर यही महाद्वीपीय क्षेत्र ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसी के उत्पन्न होने की या इसके निर्माण की प्रक्रिया को हमें यहाँ पर समझना है। बड़ा आश्चर्य होगा आपको कि महाद्वीप का नियर अबाउट 80% भाग, 80% भाग निर्मित हुआ है। जिस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है, उस प्रक्रिया का, उस प्रोसेस का या उस मैकेनिज्म का नाम है वोल्केनिसिटी, यानी ज्वालामुखी क्रिया का महाद्वीपीय शैलों के निर्माण से सीधा सा संबंध स्थापित होता है। अब आप इसी से समझ जाइए कि यदि ज्वालामुखी क्रिया न होती तो ये महाद्वीपों का निर्माण ही न हुआ होता। इसी को हम लोग यहाँ विवेचन करते हैं कि कैसे ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से या वोल्केनिसिटी के थ्रू महाद्वीप के इस पूरे स्वरूप का निर्माण हुआ। अब यहाँ हमें इस बात को भी समझना है कि ज्वालामुखी ने ऐसा क्या किया या इस क्रिया की क्या विशेषता है जिसके कारण महाद्वीपीय शैल संरचना एक अपने यूनिक स्ट्रक्चर के रूप में या एक विशिष्ट संरचनात्मक स्वरूप में निर्मित हुई, जबकि महासागरीय शैलें बिल्कुल अलग हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए और तब हम लोग अपनी पूरी एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। इस टॉपिक को, यानी महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया एवं ज्वालामुखी के बीच संबंधों की एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ बातों को पॉइंट वाइज पहले समझना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इस पूरे महाद्वीप को निर्मित करने वाली या महाद्वीपीय शैल संरचना की विशेषता क्या है, किस प्रकार के शैलों से इसका निर्माण हुआ है। फिर ये जानना होगा कि जिन शैलों से इसका निर्माण हुआ है, उन शैलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है। और फिर तीसरे भाग में देखेंगे कि क्या ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, जो जल के ऊपर हम 29% देखते हैं, 29% भाग देखते हैं, तो क्या ये इतना ही है, और जितना अभी दिख रहा है यानी 29% भाग, तो यहाँ अगर इतना बना हुआ है तो क्या पास्ट में भी इतना ही था। अगर हम इन तीनों पक्षों का अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होंगे, और उन्हीं निष्कर्षों को हमें यहाँ पर तर्कसंगत रूप में, लॉजिकल फ्रेम में सामने रख देना है, और हमारा पूरा का पूरा ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो वन बाय वन हम इनके तीनों पक्षों को एनालिसिस करते चलते हैं, अपने आप पूरा का पूरा विश्लेषण कंप्लीट हो जाएगा। पहला जो टॉपिक इसका हम बनाते हैं, रॉक मटेरियल ऑफ द कंटिनेंट्स एंड देयर सोर्सेज, यानी महाद्वीपीय शैलों को हम समझते हैं और फिर उन शैलों के जो सोर्सेज हैं उनको जानते हैं
कि आखिर ये शैलें क्या हैं और उनके सोर्स क्या हैं। दूसरे में हम लोग समझते हैं फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, कि जो भी शैलें हैं उन शैलों के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है। और फिर तीसरे में हम लोग देखेंगे कि ये जो महाद्वीपीय स्वरूप है, इस महाद्वीपीय स्वरूप का जो निर्माण हुआ है उसके विकास की प्रक्रिया क्या रही है, विकास की अवस्थाएं कैसी रही हैं। तो यहाँ पर रॉक मटेरियल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड देयर सोर्सेज, ये हम लोग का एक पहला पक्ष होगा। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, ये दूसरा पक्ष होगा। और तीसरे पक्षों में हम लोग डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास, ठीक है, महाद्वीपीय स्थलखंडों के विकास की अवस्थाओं को हम लोग समझेंगे। हम लोग पहले को एग्जामिन करते हैं, यानी रॉक मटेरियल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड देयर सोर्सेज को, इस टॉपिक को हम लोग एग्जामिन करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम भी है, महाद्वीप की जो शैलें हैं ये एल्युमिनियम के सिलिकेट्स हैं। और एल्युमिनियम के सिलिकेट्स तो फेल्डस्पार भी होता है, और एल्युमिनियम का सिलिकेट्स यहाँ पर जो ऑल्विन होता है, उस ऑल्विन को छोड़ दें तो एम्फीबोल और पायरोक्सिन, ये दोनों भी एल्युमिनियम के सिलिकेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस खनिजों से या जिन खनिजों से इसका निर्माण हुआ है, ये एल्युमिनियम के ऐसे सिलिकेट्स हैं जिसमें फेल्डस्पार की डोमिनेंसी है, प्रधानता है। अब फेल्डस्पार एक मिनरल हुआ जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम ये ऑक्सीजन और सिलिका के साथ कंपाउंड करते हैं या उनकी कंपाउंडिंग होती है। इसी को हम एल्युमिनियम के सिलिकेट्स कहते हैं। और इसमें थोड़ी मात्रा में यहाँ पर जब महाद्वीपों की संरचना की बात करते हैं तो मैग्नीशियम और फेरियम की भी मात्रा यहाँ मौजूद होती है। ज़्यादा प्रतिशत भाग यहाँ पर फेल्डस्पार में ऑक्सीजन और सिलिका की है। और ये प्रतिशत मात्रा इस पूरे महाद्वीपीय निर्माण में लगभग 75 से 80, 85 या 90% तक कुछ भागों में यहाँ पर है। और यहाँ ऑक्सीजन और सिलिका क्वार्ट्ज के रूप में महाद्वीप की शैलों में सबसे प्रधान रूप में प्रधान खनिज बना हुआ है। ये सारा संगठन, ये सब सारे खनिजीय संगठन, इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सरफेस के ऊपर और सरफेस के नीचे दोनों जगह हुआ है। लेकिन हम इसको ग्रेनाइटिक रॉक्स के नाम से या ग्रेनाइट शैलों के नाम से जानते हैं, जिनसे इस पूरे महाद्वीप का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जब हम ग्रेनाइट की बात करते हैं तो ग्रेनाइट का निर्माण यहाँ सरफेस के ऊपर हो ही नहीं सकता, सरफेस के नीचे होता है, क्योंकि स्लो कूलिंग प्रोसेस के थ्रू इसका निर्माण होता है। अगर इनको ऐसे ही मिनरल्स, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार इनको उपलब्ध कराए जाएं तो इनका जो संगठन होता है ये बड़े कणों के रूप में होता है। और ये तभी हो सकता है जब उसके ठंडा होने की, यानी मैग्मेटिक रॉक्स से, मैग्मीय शैलों से धीरे धीरे जब ये कूलिंग प्रोसेस स्लो होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, तो उनके जो पार्टिकल्स बनते हैं, ये पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के बीच की जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। तो जब हम यहाँ देखते हैं तो ग्रेनाइट इस प्रकार से निर्मित हुआ। तो फिर बात आती है कि कंटिनेंट का जो सरफेस है, अगर ये ग्रेनाइट बना हुआ तो सरफेस तो ओपन है, ये तो पूरा का पूरा इसकी कूलिंग प्रोसेस बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो ग्रेनाइट निर्मित हुआ है, ये ग्रेनाइट सरफेस पर निर्मित हुआ ही नहीं, बल्कि सरफेस के नीचे निर्मित हुआ। और जो सरफेस वाला हिस्सा था ये ग्रेनाइट न बनकर यहाँ पर बहुत ही फाइन मटेरियल वाला, फाइन पार्टिकल्स के दूसरे रॉक बने, जिसको हम लोग जैसे रायोलाइट कहते हैं। तो ये सब सारे रायोलाइट, डेसाइट जैसे ये सब संरचना वाले यहाँ पर जो, जिसको हम लोग एफेनेटिक मटेरियल्स कहते हैं, तो उस प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म कणों वाले ये शैल बने। जैसे जैसे वायुमंडल का विकास हुआ, वायुमंडल के साथ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यानी जल चक्र का आविर्भाव हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, इस महाद्वीपीय क्षेत्र में जो ऊपर वाली शैलें थीं, चूँकि फास्ट कूलिंग प्रोसेस से वो ठंडी हुई थीं, तो उनकी जो उनके पार्टिकल्स हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और इसी के कारण यहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू, यानी अपक्षय क्रिया के कारण ऊपर वाली शैलों का
अपक्षय बहुत जल्दी हो गया, वेदरिंग बहुत जल्दी हो गई, यानी वो डिसइंटीग्रेट हो गए, डिकम्पोज हो गए। और उन्हीं के अपरदन से, यानी अगर इसमें सबसे ज़्यादा रोल वाटर का रहा, जल का रहा, तो जल के कारण, जल के माध्यम से जो भी यहाँ पर फ्लूवियल इरोजन होगा, उन्हीं अपरदन के कारण ये जलीय क्षेत्रों में इकट्ठा होने लगे, वहाँ पर सेडिमेंटेड होने लगे, जिसके कारण महाद्वीपीय क्षेत्र में यहाँ पर एक दूसरे प्रकार की शैलों का निर्माण हुआ, जिन शैलों को हम अवसादी शैलें या परतदार शैलों के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही ये जो ग्रेनाइट, जो नीचे वाली शैल ग्रेनाइट के रूप में थी, इसके ऊपर वाले इस लेयर्स का पूरा इरोजन हुआ, वेदरिंग हुई यहाँ से, तो इसके वेदरिंग इरोजन के साथ अब नीचे वाली ग्रेनाइट ये ओपन हो गई, और इस प्रकार धीरे धीरे नीचे की ग्रेनाइट ओपन होती रही, इसका इरोजन होते रहा, वेदरिंग होते रहा और सेडिमेंटेशन होते रहा। तो ये पूरा जब हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नियर अबाउट 80% अगर एवरेज करेंगे तो 80% तक जो महाद्वीप का भाग है ये ग्रेनेटिक है, और ये पूरा का पूरा निर्माण जो हुआ है ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू हुआ है, यानी वोल्केनिज्म या वोल्केनिसिटी के थ्रू हुआ है। बाकी जो 20% के आसपास बच रहा है, ये भाग निर्मित किससे हुआ है? ये वोल्केनिज्म के थ्रू नहीं हुआ है, डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बल्कि उसी वोल्केनिक मटेरियल के, यानी ज्वालामुखी पदार्थों के, जो ग्रेनाइट की मैं बात बता रहा हूँ, इन्हीं पदार्थों के अपरदन के कारण जो निक्षेपण हुआ है, सेडिमेंटेशन हुआ है, उस सेडिमेंटेशन के थ्रू इन शैलों का निर्माण और विकास हुआ है। और यही परतदार शैलें आज हमारी सभ्यता के आरंभ के, यानी उद्भव के और विकास के स्रोत स्थल रहे हैं, सोर्स रीजन रहे हैं। सभ्यताओं का निर्माण हमेशा ही उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है, आरंभ हुआ है, जहाँ पर कृषि से संबंधित दशाएं बेहतर थीं। और कृषि करने के लिए पानी के साथ साथ आपको क्या चाहिए? पानी के साथ साथ आपको चाहिए वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक्स से ही वहाँ पर शैलों का, जो एलुवियल जो रॉक्स होते हैं, उनके एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और उन्हीं क्षेत्रों में ही आप देखेंगे तो कोई भी सभ्यता हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, कोई भी सिविलाइजेशन की बात आप करेंगे तो उनका आरंभ और विकास वहीं पर हुआ है। तो ये जो हम महाद्वीपीय शैलों की बात कर रहे हैं, ये महाद्वीपीय शैलें, अगर हम प्रधान शैलों की बात करेंगे तो ग्रेनाइट के रूप में, इसी रूप में निर्मित हुई। अब हमें बात करनी है कि इस ग्रेनाइट का, ये जो शैलें हैं, इनके मिनरल्स तो अलग हैं। मिनरल्स के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका जो मिनरल्स है, ये क्वार्ट्ज है, फेल्ड्स्पार है, एम्फीबोलाइट है और पायरोक्सिन है, जिसमें सबसे बड़ा प्रोपोर्शन क्वार्ट्ज का हो गया, उसके बाद फेल्ड्स्पार का होगा, और कम मात्रा में यहाँ पर एम्फीबोल और पायरोक्सिन यहाँ पर मौजूद है। तो ये अब हमें डिस्कस करना है कि आखिर क्वार्ट्ज का फॉर्मेशन, फेल्ड्स्पार का फॉर्मेशन, एम्फीबोलाइट और पायरोक्सिन का फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक ये खनिज नहीं बनेंगे तब तक रॉक नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हीं खनिजों के संगठन से शैलों का निर्माण होता है। तो हमें अब ये देखना है कि आखिर ये खनिज बने कैसे, और फिर इन खनिजों का संगठन अगर सरफेस के ऊपर हुआ है तो ये मिनरल्स, इन मिनरल्स का रिकंस्टिट्यूशन यहाँ पर कैसे इस रूप में हुआ, या कंस्टिट्यूशन कैसे ग्रेनाइट के रूप में हुआ। क्योंकि ग्रेनाइट बनने के लिए मटेरियल को क्या चाहिए? इग्नियस प्रोसेस से ही ग्रेनाइट बनता है। मैग्मेटिक फॉर्म में आना चाहिए, तरल अवस्था में आना चाहिए, और तरल अवस्था में मैग्मीय रूप में आने के बाद यहाँ पर जब उनकी कूलिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, शीतल होने की प्रक्रिया की बात कर रहा था, तो उसमें जो रेट ऑफ कूलिंग प्रोसेस होगा, यानी शीतल होने की जो दर होगी, वही निर्धारित करेगी कि शैलों का निर्माण किस प्रकार का होगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा, जिस पर अपरदन प्रभावी न हो सके, या शीघ्र अपरदन होने वाला होगा। तो जिनकी कूलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होगी, उन्हीं की बॉन्डिंग आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, और उन्हीं का इरोजन नहीं हो पाएगा। और ये वाली शैलें नीचे होती हैं, ऊपर वाली शैलों का ऐसा नहीं होगा। बॉन्डिंग वीक होने के कारण उन्हीं का इरोजन हो जाता है। और उसी प्रक्रिया से हमने बताया आपको कि जो अवसादी शैलें होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं,
तो उनका फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ मूल जो समस्या आ रही है कि मैग्मा के शीतलन प्रक्रिया के माध्यम से अगर इसका निर्माण हो रहा है तो वो मैग्मा तो शीतल समझ में आ गया, लेकिन वो मैग्मा कैसे बना, और वो भी क्वार्ट्ज, फेल्सपार, एम्फीबोल और पायरोक्सिन की प्रधानता में। इसमें जब हम देखते हैं तो क्वार्ट्ज और फेल्सपार की डोमिनेंसी वाला वो मैग्मा कैसे बन गया, जिसको हम फेल्सिक मैग्मा कहते हैं। यहाँ जब हम इसको देखते हैं तो अब ये आगे तस्वीर और क्लियर होने लगती है। यानी अब हमें यहाँ पर एग्जामिन करना पड़ेगा कि कैसे इस मटेरियल का, जिस मटेरियल से महाद्वीप का निर्माण हुआ है, इन पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ, यानी फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। अगर ये हम समझ लेंगे तो पहले वाले को ये प्रक्रिया उसको जस्टिफाई कर देगी। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि महाद्वीप की जो शैलें हैं, जब कॉन्टिनेंटल रॉक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फेल्सिक या सिलिसिक रॉक्स की बात होती है। दूसरे शब्दों में एसिडिक मैग्मा के शीतलन से जो सिलिकेट्स बनते हैं, उन सिलिकेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को हमें यहाँ समझना है कि ये सिलिकेट्स कैसे निर्मित हुए, और विशेषकर एल्युमिनियम के सिलिकेट्स कैसे निर्मित हुए। यहाँ जब हम बात करते हैं तो इसकी कई अवस्थाएं हैं, क्योंकि कई चरणों के बाद, कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद तब यहाँ पर ये सिलिकेट्स निर्मित हुए हैं। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की संरचना है, उस संरचना में संरचनात्मक स्तर पर पृथ्वी के निर्माण के समय यानी निर्माण के समय तो कोई इस तरह से स्ट्रक्चरल कैरेक्टर नहीं था, लेकिन निर्माण के समय जब स्ट्रक्चरल कैरेक्टर नहीं था तो कुछ समय बाद जैसे ही संरचनात्मक निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई तो 3 प्रकार के संरचनात्मक मंडलों का निर्माण हुआ, क्योंकि तीनों मंडलों का निर्माण जियो फिजियो केमिकल प्रोसेस के थ्रू विशिष्ट प्रकार के खनिजों के संगठन से निर्मित हुआ, या विशिष्ट प्रकार के खनिजों के संगठन से हुआ, जिसमें जो मैफिक मिनरल्स थे ये कंस्टिट्यूट हुए अल्ट्रा मैफिक या मैफिक मिनरल कोर के रूप में, और जो इसी अल्ट्रा मैफिक में जो थोड़े से लाइट डेंसिटी वाले थे, कम डेंसिटी वाले थे या लो डेंसिटी वाले थे, और जिसमें एल्युमिनियम की उपस्थिति थी कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम के साथ, तो ये कंस्टिट्यूट हुए मैंटल के रूप में। तो थोड़ी सी डेंसिटी इनकी कम हुई, और जो सबसे कम डेंसिटी वाले थे, सबसे ज़्यादा प्रधानता थी एल्युमिनियम के सिलिकेट्स की, वही क्रस्ट के रूप में यहाँ निर्मित हुए। तो यहाँ ये बात आती है कि अगर ये क्रस्ट के रूप में निर्मित हुए, मेंटल की संरचना बिल्कुल भिन्न है, कोर की संरचना बिल्कुल भिन्न है, तो फिर उस कोर, मेंटल और क्रस्ट से बिल्कुल भिन्न यहाँ पर सबसे टॉप मोस्ट लेयर के रूप में कहीं महाद्वीपीय शैलों का निर्माण और कहीं महासागरीय शैलों के निर्माण के रूप में ये 2 विशिष्ट संगठनात्मक स्थितियाँ या 2 विशिष्ट संगठनात्मक ये जो स्वरूप हैं, ये क्रस्ट का, ये स्वरूप कैसे निर्मित हुआ। अब यहाँ जो मैं कह रहा हूँ क्रस्ट का स्वरूप, तो क्रस्ट का ही तो भाग है। जब हम महासागरीय नितल कहते हैं तो ओशन या महासागर जिसके ऊपर स्थित है वो भी क्रस्ट है, जिसको हम ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। उनकी शैली मैंने बताई कि बिल्कुल डिफरेंट है, और यहाँ पर जिनके ऊपर ये पूरा महाद्वीप या जिस रूप में पूरा महाद्वीप स्थित है तो इसकी शैलें विशिष्ट हैं। यानी क्रस्ट में इस प्रकार का एक अलग अलग स्वरूप कैसे निर्मित हो गया, उसी के निर्माण की प्रक्रिया की बात हमें अब यहाँ समझनी है। और इसके लिए जब हम पृथ्वी के संरचनात्मक मंडलों को ध्यान देते हैं तो नीचे कोर, चाहे आउटर कोर और इनर कोर की बात हो, चाहे मेंटल में लोअर मेंटल, अपर मेंटल की बात हो, और चाहे क्रस्ट में ही अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट की बात हो। यानी क्रस्ट में जब हम अपर और लोअर क्रस्ट की बात करते हैं तो इस क्रस्ट का निर्माण, और जब हम क्रस्ट में ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो इस रूप में क्रस्ट का जो निर्माण है, इन दोनों में अंतर है। पहले लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट का निर्माण हुआ संरचनात्मक विकास की अवस्थाओं के रूप में। उसके विश्लेषण के दौरान मैंने ये आपको बताया भी है, यहाँ पर ये लेक्चर पहले ही मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट
और ओशियानिक क्रस्ट की बात करते हैं तो इस रूप में ये विशिष्टताएं बिल्कुल डिफरेंट हैं। और यहाँ पर इसी प्रक्रिया को हमें समझना है कि ग्रेनाइट के रूप में या ग्रेनाइट बनाने वाले खनिजों के रूप में ये विशिष्टता, ये खनिज कैसे उत्पन्न हुए। जब यहाँ हम बात करते हैं तो इसकी कई अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं से होके गुजरने के पश्चात यहाँ पर वही जो लोअर क्रस्ट है या लोअर क्रस्ट के नीचे का जो मेंटिल है, जिस मेंटिल के यहाँ पर हम लोग संगठन से, क्रस्ट के साथ संगठित होने से, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये लिथोस्फीयर बना है, स्थल मंडल बना है, तो इस स्थल मंडल और स्थल मंडल के नीचे के एस्थेनोस्फीयर, यहाँ जो भी मटेरियल्स हैं, इन्हीं मटेरियल्स के यहाँ पर उसी मटेरियल्स से ही, यानी वही सोर्स रहा है, उसी मटेरियल्स से ही यहाँ पर इस महाद्वीपीय क्रस्ट के रूप में या महाद्वीपीय संरचना के रूप में हमें ऐसे खनिजों, ऐसे शैलों की प्राप्ति हुई है। यानी यहाँ पर ये कैसे इस रूप में परिणित हो गए, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि जो एस्थेनोस्फीयर है, ये एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के ठीक नीचे है। और एस्थेनोस्फीयर की जो प्रॉपर्टी है, एस्थेनोस्फेरिक प्रॉपर्टी में पेरिडोटाइट वहाँ पर प्रधान शैल है, जिसको हम पेरिडोटाइट कहते हैं। उस पेरिडोटाइट का, उस शैल का निर्माण पायरोक्सिन और ओल्विन से होता है। तो ओल्विन और पायरोक्सिन ये तो बहुत ही मैफिक और अल्ट्रा मैफिक मटेरियल जैसे हैं। इसमें तो 75% से अधिक भाग यहाँ पर फेरियम की और उसकी मैग्नीशियम की होती है। तो यहाँ पर इतने इस स्वरूप वाले शैलों से ग्रेनाइट, फेल्सिक या फेल्सपार प्रधान शैलों का निर्माण कैसे हो गया, ये एक अलग हम लोग की बात यहाँ पर करनी होगी और इसको समझना होगा। फिर जब हम एस्थेनोस्फीयर से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है। और इस स्थल मंडल की शैलों का निर्माण यहाँ पर टॉप मोस्ट सॉलिड मेंटिल और उसके बाद जो भी हमारा अपर और लोअर क्रस्ट है उससे मिलके बना है। उसकी भी संरचना जब हम देखेंगे तो ग्रेनाइट से नहीं हुई है। तो फिर यहाँ पर ये प्रश्न आएगा कि आखिर इस संरचना से ग्रेनाइट के रूप में, फेल्सिक मटेरियल के रूप में कैसे ये शैलें निर्मित हो गई, कैसे उनके खनिज निर्मित हो गए। यही बात हम लोग को जब इसकी स्टडी हम लोग करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि वास्तव में महाद्वीपों के निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत जब महाद्वीपीय शैलों का निर्माण हो रहा था तो महाद्वीपीय शैलों के लिए जो शैलों के सोर्स हैं, जिनके संगठन से शैलों का निर्माण बनता है, जो उनकी यूनिट्स हैं, उनकी इकाइयाँ हैं, वो होती हैं मिनरल्स, खनिज। तो यहाँ पर सबसे पहले उन खनिजों का निर्माण होना था जिनसे वो ग्रेनाइट या ग्रेनाइट प्रधान शैलें बनेंगी। अब खनिजों के निर्माण में हम लोग अभी देख के आए हैं, अभी हम लोग ने इससे पहले चर्चा किया कि खनिजों के निर्माण में क्वार्ट्ज को बनना है, फेल्ड्स्पार को बनना है और थोड़ी मात्रा वहाँ पर चाहिए केवल ओल्विन की, पायरोक्सिन की और एम्फीबोल की। तो बहुत थोड़ी मात्रा में पायरोक्सिन और एम्फीबोल चाहिए, ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज चाहिए। यही यहाँ निर्मित होना है, इसी को बनाना है और बनाना भी है। तो मिनरल का रिकन्स्टिट्यूशन यानी ये जो पुनर्संगठन है जिस माध्यम से होगा, क्योंकि खनिज का विघटन या वियोजन और फिर से उसका संगठन, ये जिस माध्यम से पृथ्वी के अंदर संभव होगा, ये कोई वेदरिंग प्रोसेस तो होगी नहीं। वायुमंडल के संपर्क में आने के कारण जिस प्रकार से रिकन्स्टिट्यूशन होता है या यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है, वैसे तो होगा नहीं, सरफेस के नीचे होना है। तो सरफेस के नीचे जब भी होगा तो ये मैग्मेटिक प्रोसेस के थ्रू ही होगा।